हाँ जी, फ्रिक्शन वाला। देखिए, बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट क्या होता है कि जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में भी बात कर रहे थे कि जैसे बैंकिंग ऑफ रोड हम लोग करते हैं। बैंकिंग ऑफ रोड क्यों करते हैं? जिससे कि एक नॉर्मल रिएक्शन का जो एक कंपोनेंट है वो उसको सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड कर सके। यहाँ पे भी क्या है कि ये जो नॉर्मल रिएक्शन, अब देखो रोड अगर बेंड नहीं है, यहाँ पे देखो गाड़ी को तो तुम बेंड नहीं कर सकते हो, है ना, फोर व्हीलर को, बट टू व्हीलर को बेंड किया जा सकता है। और इसीलिए तुम देखोगे कि यहाँ पे आप अगर देखोगे कि ये एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है और एक नॉर्मल रिएक्शन जो है अब ये इस डायरेक्शन में लगेगा। वेट जो है इसका वर्टिकल ही होगा, है ना, वेट जो है वर्टिकल होगा, बट नॉर्मल रिएक्शन देखिए ये इस डायरेक्शन में, तो इसके दो कंपोनेंट होंगे। एक बेसिकली जो इसके वर्टिकल डायरेक्शन में है और एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो नॉर्मल रिएक्शन का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ना, ये वाला जो कंपोनेंट है वो उसको नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है, और जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो इसके वेट से बेसिकली बैलेंस करेगा। तो बेंडिंग ऑफ ए साइक्लिस्ट इसीलिए किया, मतलब साइक्लिस्ट जब एक टर्न ले रहा होता है तो जनरली बेंड करता है। तुम लोग खुद भी साइकिल चलाते हो, जो तेजी से साइकिल चलाते हैं बच्चे, वो देखोगे बिल्कुल एकदम टर्न के पास एकदम मोड़ लेते हैं साइकिल, है ना। बाइक वाले भी बिल्कुल इधर उधर घुमाते रहते हैं। हाँ सुधांशु बताओ। सुधांशु कुछ पूछना है क्या बेटा? रेज हैंड कर रहे हो? नहीं, अच्छा गलती से हो गया होगा फिर। तो ये नॉर्मल रिएक्शन जो है, इस नॉर्मल रिएक्शंस के दो कंपोनेंट हैं। एक मान लीजिए ये एंगल अगर थीटा मान रहे हैं तो ये कंपोनेंट n cos थीटा हो जाएगा और ये n sin थीटा हो जाएगा अगर ये एंगल थीटा है। तो n sin थीटा जो है mg को बैलेंस कर रहा है और n cos थीटा जो है नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है ना। तुम लोग भी नोटिस किए होगे, तुम लोग साइकिल चलाने समय ऐसे बेंड कर जाते हो जब ये शार्प टर्न आता है और तेजी से तुम्हारी साइकिल होती है तो। और कभी कभी बेंड करने के चक्कर में यहाँ पे क्या है कि अगर कुछ अच्छा फ्रिक्शन नहीं है तो गाड़ी स्किड भी कर जाती है ना, आप लोग गिर भी जाते हैं, राइट। हुआ है आप लोग के साथ कभी? चलिए, बेंडिंग ऑफ ए साइक्लिस्ट। सो सपोज अ साइक्लिस्ट इज going at a speed v on a circular horizontal road of radius r which is not banked, है ना, बैंकिंग नहीं की हुई है ना। और साइक्लिस्ट जो है स्पीड v से जा रहा है ऑन ए सर्कुलर हॉरिजॉन्टल रोड ऑफ रेडियस r। जैसे ये जो सर्कुलर हॉरिजॉन्टल रोड पे जा रहा है और स्पीड v से जा रहा है, इस सर्कुलर जो सर्कुलर हॉरिजॉन्टल रोड है उसका रेडियस r है। Consider the cycle and the rider together as the system. The center of mass c of the system is going in a circle with center at O. तो ये सेंटर ऑफ मास इसका यहाँ पे लाई कर रहा है, इस पूरे सिस्टम का सेंटर अगर पॉइंट मास से कंसिडर करें तो यहाँ पे लाई कर रहा है। और इसमें जो है ये आदमी ये इस तरह से सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, ठीक है। अब इसका जो, जैसा कि हम लोगों ने बोला था कि ये दो कंपोनेंट होंगे, है ना, एक n का कंपोनेंट होगा। अच्छा, उसके बाद the center of mass c of the system is moving in the circle with center at O. Let us choose O as origin and OC as the x axis. तो जैसे O origin है और OC को हम लोग x axis मान लेते हैं, and vertically upward as z axis. This frame of is rotating at an angular speed omega about the z axis. तो ये rotate जो कर रहा है इसका angular speed omega है. In this frame the system is at rest. Since we are working with a rotating frame of reference, we will have a centrifugal force. तो ये क्या कंसिडर कर रहा है ना, ये साइकिल के ऊपर ही ऑब्जर्वर को बिठा दे रहा है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात कर रहा है। अगर हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात नहीं भी करें तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स से उस चीज को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। नेट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑन द सिस्टम, अगर सेंट्रीफ्यूगल सिस्टम फोर्स देखोगे तो दैट विल बी आउटसाइड द सर्कुलर ये मोशन। तो सर्कुलर मोशन के बाहर की तरफ mv²/r, ठीक है। Now where m is the total mass of the system, this force will act through the center of mass. Since the system is at rest in this frame, no other pseudo force is needed. Now
the cycle is bent at an angle theta with the vertical, weight mg हो गया, normal force हो गया, और ये friction force हो गया और centrifugal force हो गया. Now जो रोटेशन के जो इक्विलिब्रियम में दो है बेसिकली यहाँ पे, एक रोटेशनल इक्विलिब्रियम है और एक जो हम लोग बात कर रहे थे. तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम की अगर हम बात करें तो ये टॉर्क के टर्म्स में बात होगा. ये लेट्स से साइक्लिस्ट है. ठीक है. अब इसमें क्या है कि इन्होंने ये क्या किया है कि ये mg फोर्स इसको इधर लेके किया है, और जो नॉर्मल रिएक्शन इधर लिया है ये फ्रिक्शन फोर्स को कंसीडर करके चल रहा है. तो फ्रिक्शन, अब देखो ये इधर मुड़ा हुआ है तो इसका टेंडेंसी इधर जाने का होगा, तो फ्रिक्शन जो एक्ट होगा वो इस डायरेक्शन में एक्ट होगा, ये फ्रिक्शन फोर्स. F जो है ये जो नॉर्मल रिएक्शन है, F इज इक्वल टू म्यू इंटू एन हो जाएगा. और ये जो म्यू एन फोर्स है, अब देखो यहाँ पे क्या है कि ये म्यू एन फोर्स जो इस पे एक्ट कर रहा है, ये इसको सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है. और उसके अलावा ये जो हमारा अगर हम लोग इसको अगर देखें, इसका ये जो पॉइंट हम लोग मान लेते हैं ए, और इस पॉइंट को डी मान लेते हैं. ठीक है. और ये जो है इन्होंने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ले रखा है ना. इस डायग्राम के हिसाब से ही समझा देते हैं. mv²/r लग रहा है और ये फ्रिक्शन फोर्स F लग रहा है म्यू एन के बराबर. अब ये जो mv²/r, अच्छा ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट C मान लेते हैं, इसका जो सेंटर ऑफ मास है. तो देखो ये जो CD है बेसिकली, ये CD. ठीक है. और mg इंटू एडी जो बेसिकली इस पॉइंट के अबाउट हम लोग रोटेशनल टॉर्क देखते हैं. रोटेशनल टॉर्क मतलब ये जो फोर्स है इसको किधर घुमाना चाहेगा, इस तरफ घुमाना चाहेगा. तो उसका जो मोमेंट होता है, मोमेंट ऑफ फोर्स इसको कहते हैं. तो ये जो mg फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, इंटू एडी अगर हम लोग कर देंगे, mg इंटू एडी अगर हम लोग कर देंगे, तो ये इसको इस तरफ रोटेट कर रहा है. और mv²/r वाला जो फोर्स है इस पॉइंट के अबाउट इसको इधर रोटेट करेगा. तो mg इंटू एडी इज इक्वल टू ये जो फोर्स लग रहा है mv²/r, ये इंटू CD. ये जो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, इस लाइन ऑफ एक्शन के फोर्स से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है उसको हम लोग टॉर्क लेते हैं. टॉर्क इज बेसिकली फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. ठीक. तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इस फोर्स को लेंगे mv²/r, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस CD लेंगे. इस फोर्स F को लेंगे, ये जो फ्रिक्शन फोर्स है, तो उस फ्रिक्शन फोर्स को लेते तो भी इधर होता, बट ये तो इसी पॉइंट से पास कर रहा है. तो हम वो फोर्सेस ले रहे हैं जो ए पॉइंट से पास नहीं कर रहा है, क्योंकि हम लोग रोटेशनल इक्विलिब्रियम ए पॉइंट के अबाउट देख रहे हैं. अबाउट ए इज 0. तो ए पॉइंट के अबाउट देखना है तो mg इंटू एडी दूसरा हम लोगों ने कर दिया इधर, और एक फोर्स ये इधर जो लग रहा है mv²/r इंटू CD. तो ये दोनों जो टॉर्क है ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करना चाहिए. तो ये देखो अब यहाँ पे हम लोग CD को लाके डिवाइड कर देते हैं, तो AD/CD इज इक्वल टू, मास तो कैंसिल हो गया, v²/rg. अच्छा, अब आप ये देखिए, ये जो आपका AD है और ये CD है ना, ये एंगल अगर हम लोग थीटा लेते हैं तो उसी तरह ये एंगल भी थीटा हो जाएगा. मतलब हम लोगों ने ये एंगल अगर थीटा लिया है तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, है ना. अब इस एंगल थीटा के लिए ये अगर ये पॉइंट A है, ये पॉइंट D है और ये पॉइंट C है, तो AD/CD tan थीटा हो जाएगा. तो इसको हम लोग लिखेंगे tan थीटा इज इक्वल टू v²/rg, और थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स v²/rg. तो बेसिकली थोड़ा सा कॉन्सेप्ट रोटेशन का यहाँ पे आ रहा है, क्योंकि रोटेशनल इक्विलिब्रियम पे इसमें बात हो रही है ना.
तो जब हम लोग रोटेशन करेंगे तो भी इस चीज को दोबारा करेंगे, बट यहाँ पे बिकॉज फ्रिक्शन की बात आ रही थी, फ्रिक्शन यहाँ पे प्रोवाइड करता है वो रोटेशनल टॉर्क, इसीलिए हम लोग इसको यहाँ कंसिडर करते हैं। सो जो उसको साइक्लिस्ट को कितने एंगल से बेंड करना पड़ेगा, अगर मैक्स उसको v स्पीड से जाना है तो उसको tan इनवर्स v स्क्वायर बाय rg से बेंड करना पड़ेगा, जिससे कि वो बिना बिना बेसिकली जिससे कि वो बिना गिरे हुए वो सर्कुलर पाथ पे मूव कर सकता। ये सबको क्लियर है? एक बार सर फिर से समझा। यस सर। देखो ये इसका वेट mg है, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है इधर mv स्क्वायर बाय r। अब इस पॉइंट के अबाउट, इस ए पॉइंट के अबाउट इसको रोटेशनल इक्विलिब्रियम में रहना है, क्योंकि इसी पॉइंट के अबाउट वो गोल घूम रहा है ना, यही पॉइंट टच कर रहा है ग्राउंड से और इसी के अबाउट गोल घूम रहा है। तो इस पॉइंट के अबाउट इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, बॉडी गिरना नहीं चाहिए। गिरना नहीं चाहिए तो इसका मतलब इस ये जो फोर्स इसको इस पूरे साइकिल को इधर घुमाना चाहेगा और ये जो फोर्स है वेट इस साइकिल को इधर घुमाना चाहेगा। तो ये जो रोटेशन इधर प्रोवाइड करना चाहेगा उसका जो टॉर्क होता है, जो मोमेंट ऑफ फोर्स होता है, जो रोटेशनल फोर्स जिसको हम लोग कहते हैं, तो ये वाला फोर्स इनटू ये डिस्टेंस मतलब CD के बराबर डिस्टेंस। तो इसीलिए हम लोग mv स्क्वायर बाय r इंटू CD लिखे हैं, और ये जो mg वाला फोर्स है नीचे की तरफ, दैट इंटू ये वाला डिस्टेंस AD, तो ये mg इंटू AD हो गया। अब ये AD अपॉन CD इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन rg करके हम लोग tan थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर बाय rg करके सॉल्व करते हैं। क्लियर है? यस सर। अब जैसे यहाँ पे बोल रहा है अ साइक्लिस्ट राइडिंग एट ए स्पीड ऑफ 14√3, तो हम लोगों ने देखा था कि भाई tan थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर बाय rg, है ना, अभी तुरंत देखा। तो यहाँ स्पीड इज 14√3 मीटर पर सेकेंड, है ना, तो v इज इक्वल टू 14√3 मीटर पर सेकेंड, टेक्स अ टर्न अराउंड अ सर्कुलर रोड ऑफ रेडियस r दे रखा है 20√3 मीटर। व्हाट इज द इंक्लिनेशन विद द हॉरिजॉन्टल? तो tan थीटा हम लोग को निकालना है, tan थीटा इज इक्वल टू 14√3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 20√3 r और इंटू 10। सो ये हो गया 14 इंटू 14 इंटू √3 3 हो गया डिवाइडेड बाय 20√3 इंटू 10 हो गया। सो ये हमारा दिस इज द इंक्लिनेशन बेसिकली। तो इसमें इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो हमारा आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू ये 1.69 आ रहा है, 196 एक मिनट, 14 into 3 divided ये 1.69 आ रहा है। तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1.69 अगर करते हैं, ठीक है, तो ये आता है 59.3 डिग्री। अब देखो ये क्या हम लोग निकाल रहे थे, अगर तुमको ये याद होगा, हम लोग थीटा इसको मान रहे थे वर्टिकल से। हम लोग को इस क्वेश्चन में क्या बोला है, हॉरिजॉन्टल से एंगल बताने, मतलब ये एंगल बताने बोला है। तो अल्फा इज इक्वल टू, मान लो ये हॉरिजॉन्टल से जो एंगल होगा 90 माइनस 59.3, सो दिस इज इक्वल टू 30.7, तो अप्रोक्सीमेटली इसको 30 डिग्री।
तुम लोग को खैर वहां तक जाना ही नहीं है, तुम यहीं पे थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1.69 कर दो, ठीक है। और अगर हॉरिजॉन्टल से बोला तो तुम्हारे पास ऑप्शन जो होगा, ऑप्शन ऐसा होगा, π/2 माइनस tan इनवर्स 1.69, ठीक है। लिख लिया बच्चों? अब देखो यार, साइक्लिस्ट स्पीडिंग एट 6 मीटर पर सेकेंड in a circle of 36 मीटर diameter makes an angle theta with the vertical। तो स्पीड दे रखा है 6 मीटर पर सेकेंड, और डायमीटर तो रेडियस कितना हो जाएगा, डायमीटर बाय 2 कर दोगे तो रेडियस हो जाएगा। मेक्स एन एंगल थीटा विद द वर्टिकल, ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा? तो पहले तो tan थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर बाय आर जी, 6 × 6 डिवाइडेड बाय 18 × 10। तो 6 3 18 एंड 3 2 तो ये 0.2 हो जाएगा। सो शिफ्ट tan इनवर्स थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 0.2 होता है। अगर वो टेबल में देखोगे तो दिस इज 11.3 डिग्री, ठीक है। उसके बाद है ऑल्सो डिटरमाइन द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स एंड द रोड। सो हम लोगों ने देखा था, जो ये फ्रिक्शनल फोर्स था म्यू इंटू एन, ये एम वी स्क्वायर बाय आर के बराबर था, राइट। और एन क्या था, एम जी के बराबर है, तो म्यू एम जी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। हम लोग का ये था ना, ये साइक्लिस्ट का ये डायरेक्शन था, फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लग रहा था, और यहाँ पे सेंटर ऑफ मास पे यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मान लो एम वी स्क्वायर बाय आर था। सेंट्रीफ्यूगल नहीं मानोगे तो ये फ्रिक्शन फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा एम वी स्क्वायर बाय आर के बराबर। तो म्यू एम जी एम वी स्क्वायर बाय आर के बराबर हो गया, एम और एम कैंसिल कर देंगे, तो म्यू इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर जी। तो म्यू का वैल्यू हम लोग को निकालना है, तो म्यू का वैल्यू 0.2 आता है। अभी हम लोग कैलकुलेट किए भी थे यहाँ पे, ठीक है। 0.2040 इसीलिए आ रहा है क्योंकि जी का वैल्यू इन्होंने 9.8 लिया होगा, तो इसीलिए वो डिफरेंस आ रहा है। हम लोग का एग्जैक्ट 10 लिया है, इसीलिए एग्जैक्ट 0.2 आ रहा है। क्लियर बच्चों? यस यस। लिख लिया आप लोगों ने? अच्छा, लिखते तो आप लोग बाद में हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला, अ साइक्लिस्ट स्पीडिंग एट 18 किलोमीटर पर आवर ऑन ए लेवल रोड। तो हमारा स्पीड जो है यहाँ पे 18 किलोमीटर पर आवर है। इसको पहले मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 18 इंटू 5/18, तो ये कैंसिल हो गया, ये 5 मीटर पर सेकेंड हो गया। ऑन अ लेवल रोड टेक्स अ शार्प सर्कुलर टर्न ऑफ रेडियस 3 मीटर, r is equal to 3 meter without reducing the speed. The coefficient of static friction between the tires and the road is 0.1, mu है 0.1। Will the cyclist slip while taking the turn? तो देखो हम लोग का mu should be greater and equal to, so mu mg should be greater and equal to mv square by r, है ना। फ्रिक्शन शुड बी ग्रेटर एंड इक्वल टू दिस, तभी तो वो प्रोवाइड कर पाएगा नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। तो मतलब म्यू शुड बी ग्रेटर एंड इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर जी। अब हम लोग वी स्क्वायर बाय आर जी का वैल्यू निकालते हैं। वी स्क्वायर मतलब 5 इंटू 5 आर 3 10, 25/30, 25/30 इज इक्वल टू
0.83 है ना, वी स्क्वायर बाय आर जी का वैल्यू 0.83 है और म्यू कितना दे रखा है, 0.1 दे रखा है, राइट। नाउ सिंस म्यू इज लेस देन वी स्क्वायर बाय आर जी, हेंस द साइक्लिस्ट विल स्लिप। ठीक है, फॉर द साइक्लिस्ट टू नॉट स्लिप, अगर उसको स्लिप नहीं करना होगा तो फ्रिक्शन शुड बी ग्रेटर देन दिस, बट यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं वी स्क्वायर बाय आर जी कैलकुलेट करके कि ये तो म्यू से बड़ा हो गया है ना, म्यू छोटा हो गया वी स्क्वायर बाय आर जी से, हमें हमारा क्या म्यू क्या होना चाहिए था, बड़ा होना चाहिए था वी स्क्वायर बाय आर जी से, तो यहाँ पे छोटा हो गया, इसीलिए साइक्लिस्ट क्या हो जाएगा, अब स्लिप कर जाएगा। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब कुछ क्वेश्चंस हम लोग फ्रिक्शन के करेंगे। मैंने जैसे बोला था कि इस हफ्ते हम लोग का टारगेट ये रहेगा कि सारा पेंडिंग की चीज सब खत्म कर लें, बेसिकली न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, फ्रिक्शन और सर्कुलर मोशन का। तो फ्रिक्शन हम लोग थोड़ा हम इनिशिएट कर देते हैं, तुम लोग का ये एच सी वर्मा का काम, और उसके बाद सर्कुलर मोशन का भी एच सी वर्मा का हम लोग इनिशिएट कर लेंगे, जिससे कि तुम लोग के पास जो है 2-3 चैप्टर का काम रहे और तुम लोग अच्छे से उसको कर सको छुट्टियों। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, coefficient of static friction between a block of mass m and an incline is 0.3। तो हमारे पास एक इंक्लाइन प्लेन है और एक ब्लॉक दिया हुआ है। So coefficient of static friction between a block of mass m and an incline is 0.3। तो ब्लॉक का मास m है और जो इंक्लाइन में coefficient of friction है mu is equal to static friction is equal to 0.3 coefficient of static friction। What can be the maximum value of theta of the incline with the horizontal so that the block does not slip on the plane? मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, तो मैक्सिमम निकालोगे तो ब्लॉक का टेंडेंसी क्या होगा, नीचे गिरने का होगा, क्योंकि एक फोर्स इस पे नीचे की तरफ लग रहा है, वेट mg का जो एक कंपोनेंट mg sin थीटा है वो नीचे की तरफ लग रहा है, और एक कंपोनेंट mg cos थीटा ये इसके परपेंडिकुलर लग रहा है इंक्लाइन के, नॉर्मल रिएक्शन n हो गया। अब बिकॉज इसका टेंडेंसी नीचे जाने का है, फ्रिक्शन फोर्स इस पे उसको अपोज करेगा, इसके टेंडेंसी ऑफ मोशन को अपोज करता है, और जस्ट जब ये मूव करने वाला है F इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एन होगा। मैक्सिमम एंगल निकालना है व्हेन विद द हॉरिजॉन्टल सो दैट द ब्लॉक डज नॉट स्लिप, मतलब बस स्लिप करने ही वाला है वैसा सिचुएशन। तो उसके लिए म्यू एस एन जो हमारा लग रहा है ये फ्रिक्शन फोर्स, दिस शुड बी इक्वल टू mg sin थीटा। तो ए पार्ट में if the block if the block does not slip on the plane, okay, if the block does not slip on the plane, friction force F should be equal to mg sin theta। मैक्सिमम जो फ्रिक्शन फोर्स लगता है म्यू एस इंटू एन इज इक्वल टू mg sin थीटा, और n यहाँ पे क्या होगा, n इज इक्वल टू mg cos थीटा। तो n म्यू एस इंटू mg cos थीटा इज इक्वल टू mg sin थीटा। तो इससे हमारा आ जाएगा म्यू एस इज इक्वल टू tan थीटा। तो मैक्सिमम जो एंगल होगा थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स म्यू एस, tan इनवर्स 0.3।
तो मैक्सिमम जो इसका वैल्यू होगा थीटा का, दैट इज tan इनवर्स 0.3. ठीक है, ठीक है, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 0.3. तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया. सेकेंड पार्ट कह रहा है, इफ द इंक्लाइन मेक्स एन एंगल थीटा बाय 2 विद द हॉरिजॉन्टल, फाइंड द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द ब्लॉक. सो इफ द इंक्लाइन मेक्स एन एंगल थीटा बाय 2 विद द हॉरिजॉन्टल, अब कह रहा है मतलब पूरा एंगल नहीं बना रहा है. तो अब जब हाफ एंगल पे ही रहेगा तो ये तो फिर भी नहीं मूव करेगा, क्योंकि अब तो एंगल ही कम हो गया यहाँ पे. तो ये एंगल हमने कर दिया है, ये एंगल हमने कर दिया है थीटा बाय 2, right? So if the angle makes an angle theta by 2 with the horizontal, find the frictional force on the block. तो अब देखो, फ्रिक्शन फोर्स तो उतना ही लगता है जितना कि ये फोर्स लग रहा है ना. जो स्टैटिक फ्रिक्शन है, बिकॉज ब्लॉक मूव नहीं करेगा, हमने मैक्सिमम एंगल थीटा निकाल लिया जिसपे ये ब्लॉक मूव कर रहा है, मूव करने वाला है. अब हम लोगों ने क्या किया कि उसका इंक्लाइन को कम कर दिया. इंक्लाइन को कम करने की वजह से अब तो ब्लॉक तो नहीं मूव करेगा. इस केस में फ्रिक्शन फोर्स निकालना बोल रहा है कि इस केस में फ्रिक्शन फोर्स कितना है. तो जब हम लोग को पता है कि ये mg cos थीटा बाई mg sin थीटा बाई 2 इस डायरेक्शन में लग रहा है, और एक फोर्स लग रहा है mg cos थीटा बाई 2, और ये नॉर्मल रिएक्शन n और फ्रिक्शन f है. तो हमें पता है f डैश, अब ले लो फ्रिक्शन यहाँ पे. तो फ्रिक्शन f डैश विल बी इक्वल टू उतना ही फोर्स जितना इसमें नीचे की तरफ लग रहा है mg sin थीटा बाई 2, है ना. तो ये जो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स लगेगा इस समय, है ना, इफ द इंक्लाइन मेक्स एन एंगल, फाइंड द फ्रिक्शन फोर्स, बिकॉज फ्रिक्शन फोर्स सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है. अब जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा दैट विल बी इक्वल टू mg sin थीटा बाई 2. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. यहाँ लिख लेना, सिंस फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, hence f dash is mg sin theta by 2. ये हमारा बी पार्ट भी हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. A horizontal force of 20 Newton is applied to a block of mass 4 kg resting on a rough horizontal table. तो हम लोग, हमारे पास एक ब्लॉक है, और हम लोग एक हॉरिजॉन्टल फोर्स इस पे लगा रहे हैं 20 न्यूटन का. ठीक है. सो हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 20 न्यूटन इज अप्लाइड टू अ ब्लॉक ऑफ मास 4 kg. इसका वेट नीचे की तरफ mg हो जाएगा, दैट इज 4g, 40 न्यूटन, और एक नॉर्मल रिएक्शन n लग रहा है, और फ्रिक्शन फोर्स f. बिकॉज इसका टेंडेंसी राइट के तरफ मूव करने का होगा, तो फ्रिक्शन इस पे लेफ्ट के तरफ लगेगा, उसको अपोज करेगा. सो हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 20 न्यूटन इज अप्लाइड टू अ ब्लॉक of mass 4 kg resting on a rough horizontal table. If the block does not move on the table, how much friction force the table is applying on the block? What can be said about the coefficient of static friction between the block and the table? तुम क्या करो, पहले तो maximum friction force जो हो सकता है ना, तो limiting जो केस होता है mu s into n, that is mu s into mg, right? बट यहाँ पे तो वैल्यू coefficient of static friction का अभी हम लोग देख लेते हैं. तो ये तो हो गया हमारा ये वैल्यू, राइट. अब जो हमारा फ्रिक्शन फोर्स है, ठीक है, सो F हमें पता है कि जितना फोर्स हम लगा रहे हैं, इफ द ब्लॉक डज नॉट मूव, तो फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा? फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू 20 न्यूटन सिंस द ब्लॉक डज नॉट
move, तो फ्रिक्शन फोर्स विल बी इक्वल टू 20 न्यूटन। अब ये कह रहा है कि ये जो वैल्यू है ना, जो हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन, अब हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन का केस नहीं पहुंचा है, तो हम लोग का ये जो फ्रिक्शन फोर्स है, दिस शुड बी F should be friction force, ये जो F लग रहा है, this is less than equal to mu s into n, और ये जो फ्रिक्शन फोर्स है, दिस इज लेस एंड इक्वल टू म्यू एस इंटू एम जी, राइट। फ्रिक्शन फोर्स हमारा 20 न्यूटन दिया हुआ है, तो 20 डिवाइडेड बाय एम जी, म्यू एस इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 20 बाय एम जी, और 20 बाय 40 दैट इज 1/2। coefficient of static friction should be greater and equal to 1/2। ठीक है, क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. अब ये थर्ड क्वेश्चन है। अब ये coefficient of static friction between the block of 2 kg and the table shown in the figure। तो हमारे पास एक ब्लॉक है यहाँ पे 2 kg का, है ना, और जो टेबल दिख रहा है इसमें coefficient of static friction is given as 0.2। तो म्यू एस का वैल्यू 0.2 दे रखा है इस सरफेस पे। ना what should be the maximum value of m so that the block do not move। अब ब्लॉक मूव, देखो इसका फ्री बॉडी डायग्राम अगर इस वाले का ब्लॉक का, स्मॉल एम वाले ब्लॉक का बनाते हैं, एम जी नीचे की तरफ लग रहा है, ऊपर जो टेंशन टी है इसका, वो उसको इस पे एक्ट कर रहा है। अगर ये ब्लॉक को मूव नहीं करना है, तो इसका जो इक्वेशन लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, एम जी इज इक्वल टू टी। ब्लॉक नहीं मूव कर रहा, कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, समेशन ऑफ, मतलब ऑल द फोर्सेस इज m इंटू ए मान लो, तो एम जी माइनस टी इज इक्वल टू एम इंटू जीरो। तो m इंटू जीरो तो जीरो ही हो जाता है, तो एम जी इज इक्वल टू टी हो जाता है। यहाँ पे जितना फोर्स ऊपर लग रहा है उतना ही नीचे लग रहा है, इक्विलिब्रियम कंडीशन है, क्योंकि इसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है, राइट। अब हम लोग ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो, ये जो हॉरिजॉन्टल ब्लॉक जो ऊपर रखा है 2 kg का, उस पे अगर हम फोर्सेस देखें फ्री बॉडी डायग्राम, तो एक 2g नीचे की तरफ लगेगा जो mg होता है, दैट इज 20 न्यूटन। नॉर्मल रिएक्शन n इधर है, और एक टेंशन t इस तरफ एक्ट हो रहा है, और ये फ्रिक्शन फोर्स हो गया हमारा, ठीक है। सो ये टेंशन t है, ये फ्रिक्शन फोर्स F है, और ये n है। अब ये देखो, ये जो नॉर्मल रिएक्शन है ये 20 न्यूटन के बराबर हो गया, और F का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो म्यू इंटू एन होता है। तो हमें व्हाट शुड बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n बोल रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स भी उस समय हम लोग मैक्सिमम लगाते हैं, तभी उसका मैक्सिमम वैल्यू निकलेगा। तो जो स्टैटिक फ्रिक्शन जो उस समय लग रहा है, दिस इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एन, जो ये स्टैटिक फ्रिक्शन है, और टेंशन टी। तो अगर इसको इक्विलिब्रियम में रहना है, तो टी इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एन हो गया, दैट इज म्यू एस इंटू एम जी, और म्यू एस इंटू 20। म्यू एस का वैल्यू दे रखा है क्वेश्चन में 0.2 इंटू 20, सो टी इज इक्वल टू 4 न्यूटन। टी 4 न्यूटन हो गया, ये सेकेंड इक्वेशन है, ये फर्स्ट इक्वेशन है। तो इससे हमारा जो एम जी है, ठीक है, इज इक्वल टू 4 हो गया। ये मास अलग है ना, इसको कैपिटल एम लिख लेना। तो एम जी इज इक्वल टू, ये स्मॉल एम के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, फ्रॉम 1 इन 2, इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो एम जी 4 के बराबर हो गया, या m इंटू 10 इज इक्वल टू 4, या m इज इक्वल टू 0.4 kg। तो मैक्सिमम जो इस पे इसका जो मास होगा, दैट इज इक्वल टू 0.4 kg। आगे समझ में बच्चों? Yes, sir.
अब इस क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चंस हम लोगों ने किए भी थे काफी सारे, है ना. द coefficient ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द टू ब्लॉक्स शोन इन द फिगर इज म्यू. इन दोनों ब्लॉक के बीच में जो coefficient ऑफ फ्रिक्शन है वो म्यू है. एंड द टेबल इज स्मूथ. यहाँ पे ये जो टेबल है स्मूथ है, मतलब नीचे कोई फ्रिक्शन नहीं होगा सरफेस पे. यहाँ पे देयर इज नो फ्रिक्शन. जो फ्रिक्शन है इस वाले दोनों ब्लॉक के बीच में है. सो म्यू एंड द टेबल इज स्मूथ. व्हाट मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स एफ कैन बी अप्लाइड, है ना. इस पे एक हॉरिजॉन्टल फोर्स एफ लग रहा है. व्हाट मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स एफ कैन बी अप्लाइड टू द ब्लॉक ऑफ मास एम सो दैट द ब्लॉक्स मूव टुगेदर. तो हम लोग इस पे क्या फोर्स लगाएंगे कि ये दोनों साथ में मूव करें, है ना. तो अब देखो साथ में मूव कर रहा है, इन दोनों का साथ का एक्सेलरेशन हम लोग निकाल लेते हैं, राइट. सो लेट्स से व्हेन दे आर मूविंग टुगेदर, let m and small m move together with acceleration a. तो जो f है, f is equal to capital M plus small m into acceleration है. तो यहाँ पे जो acceleration a होगा that will be f by m plus m. फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है. अब हम लोग का ये जो इसका जो एक्सेलरेशन है, ये इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है, यहाँ पे देखो पहले बड़े वाले का अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ तो नीचे तो कोई फ्रिक्शन नहीं है. ऊपर वाले ब्लॉक की वजह से इस पे फ्रिक्शन उसको अपोज करेगा मूव करने के लिए. फ्रिक्शन एफ पीछे की तरफ लग रहा है और कैपिटल एफ आगे की तरफ लग रहा है, ये मास एम. तो मैक्सिमम जो एफ का वैल्यू होगा दैट इज इक्वल टू म्यू इंटू एन. म्यू इंटू एन, ये इसके ऊपर एन फोर्स इधर लग रहा है, ये कैपिटल एम जी नीचे की तरफ लग रहा है और एक नॉर्मल रिएक्शन एन डैश इधर लग रहा है. अब ऊपर वाले ब्लॉक का अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, इसमें इसका वेट एम जी, नॉर्मल रिएक्शन एन, ये जो कि इसको नीचे की तरफ पुश कर रहा है, और इस पे फ्रिक्शन जो है आगे की तरफ लगेगा. एफ इज इक्वल टू म्यू इंटू एन, इस पे आगे की तरफ लगेगा, ठीक है. तो इस केस में n इज इक्वल टू एम जी है, तो फ्रिक्शन फोर्स होगा म्यू इंटू एन है, दैट इज म्यू एम जी हो गया, ठीक है. सो और ये जो ब्लॉक है साथ में मूव कर रहा है ए एक्सेलरेशन से, तो तुम्हारा जो फोर्स होगा F इज इक्वल टू म्यू एम जी इज इक्वल टू एम इंटू ए. सो जो एक्सेलरेशन ए है वो म्यू जी के बराबर हो गया. सेकेंड इक्वेशन. फर्स्ट इक्वेशन ये है, सेकेंड इक्वेशन ये है. इन दोनों को कंबाइन कर दो फ्रॉम 1 एंड 2, है ना. तो F डिवाइडेड बाय कैपिटल M प्लस स्मॉल m इज इक्वल टू म्यू इंटू जी, और F जो है दिस इज इक्वल टू म्यू टाइम्स कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू जी. तो दिस इज द फोर्स जो कि मैक्सिमम हम लगा सकते हैं जिससे कि दोनों ब्लॉक साथ में मूव करें. So F is equal to mu times capital M plus small m into G. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है? ब्लॉक स्लाइड्स डाउन एन इंक्लाइन ऑफ एंगल 30 डिग्री विद एन एक्सेलरेशन g by 4, है ना. फाइंड द काइनेटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट. अब एक ब्लॉक है, स्लाइड ऑलरेडी स्लाइड कर रहा है और इंक्लिनेशन 30 डिग्री है. इस पे एक फोर्स इधर हो जाएगा mg sin 30 डिग्री, एक इधर हो जाएगा mg cos 30 डिग्री और फ्रिक्शन फोर्स इधर. तो बेसिकली काइनेटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट हम लोग को निकालना है. तो काइनेटिक फ्रिक्शन एफ के इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू के इंटू एन हो जाता है, राइट. देखो एन इज इक्वल टू एम जी कॉस ऑफ 30 डिग्री, ये पहला इक्वेशन. दूसरा इक्वेशन, अच्छा, और ये इसका एक्सेलरेशन इधर की तरफ हो रहा है, ए इज इक्वल टू जी बाई 4.
सो नीचे की तरफ जो इंक्लाइन के नीचे की तरफ जो फोर्स लग रहा है वो mg sin 30 माइनस ऑफ म्यू के इंटू एन इज इक्वल टू m इंटू ए, राइट। अब इसमें वैल्यू n का डाल देते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट वाला तो फ्रॉम 1 and 2 हमारे पास हो जाएगा mg sin 30 डिग्री माइनस म्यू के इंटू mg cos 30 डिग्री, ठीक है, इज इक्वल टू m इंटू ए कितना है g/4 है तो mg/4 हो गया। अब हम लोग बस वैल्यू डाल देते हैं, म्यू के का वैल्यू निकाल लेते हैं। म्यू के का वैल्यू निकालना है, mg sin 30 डिग्री है मतलब mg डिवाइडेड बाई 2 माइनस म्यू के इंटू mg √3/2 इज इक्वल टू mg/4। mg और mg कैंसिल कर लो, सो 1/2 माइनस 1/4 इज इक्वल टू म्यू के √3/2, ठीक है। So 1/2 minus 1/4 is 1/4 is equal to mu k √3/2. So जो mu k का वैल्यू है this is equal to 2/4 √3 और which is equal to 1/2 √3. तो जो mu k का वैल्यू है that is equal to 1/2 √3. आंसर क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. लिख लिया सबने? सिक्स्थ क्वेश्चन है, a block of mass 2.5 kg is kept on a rough horizontal surface. तो हमारे पास एक ब्लॉक है, this is kept on a rough horizontal surface, इसका mass m is equal to 2.5 kg. It is found that the block does not slide if a horizontal force less than 15 Newton is applied to it. मतलब 15 न्यूटन से कम फोर्स लगाने पे ये स्लाइड नहीं करता है। इस पे जो इसका वेट है mg नीचे की तरफ, नॉर्मल रिएक्शन n है, इधर हम लोग फोर्स लगा रहे हैं और एक फ्रिक्शन फोर्स F इस तरफ लग रहा है। सो मैक्सिमम फोर्स जो कि हम लगाएंगे और जब तक ये मूव नहीं करेगा दैट इज 15 न्यूटन। सो F इज इक्वल टू Fs that is mu s into n that is mu s into mg। तो 15 न्यूटन तक ये मूव नहीं करता है तो लिमिटिंग केस हो गया तुम्हारा 15 न्यूटन वाला फोर्स, mu s into m into g 2.5 into 10 तो ये 25, mu s is equal to 15/25 3/5 0.6 हो गया। अब कह रहा है also it is found that it takes 5 seconds to slide through the first 10 meter if a horizontal force of 50 Newton is applied and the block is gently pushed to start the motion। ठीक है, तो जब मोशन स्टार्ट हो गया ना तो उसके बाद कंडीशन अलग हो गया। देखो यहां तक तो मोशन ही नहीं हो रहा था, मतलब 15 न्यूटन तक मोशन नहीं हो रहा था। अब जब 15 न्यूटन फोर्स पे, मतलब ये तो लिमिटिंग केस है, जब एक बार मूवमेंट शुरू हो जाएगा तो हमें पता है कि काइनेटिक फ्रिक्शन जो है लिमिटिंग फ्रिक्शन से लेस होता है। तो वही चीज यहाँ बात करा, ऑल्सो इट इज फाउंड दैट इट टेक्स 5 seconds टू स्लाइड थ्रू द फर्स्ट 10 मीटर if a horizontal force of 15 Newton is applied and the block is gently pushed to start the motion। तो हम लोग पहले तो इसको पुश कर देते हैं, ज्यादा फोर्स लगा के मोशन स्टार्ट करा देते हैं और उसके बाद एक कंटिन्यूअस फोर्स 15 न्यूटन का लगा रहा है। तो 15 न्यूटन के फोर्स के लगने की वजह से अब जो होगा यहाँ पे, मान लो जो काइनेटिक फ्रिक्शन का केस आ गया, तो उस केस में फोर्स तुम 15 न्यूटन ही लगा रहे हो, बट यहाँ पे जैसे पहले स्टैटिक फ्रिक्शन था, अब यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन हो गया और ऑब्जेक्ट मूव करने लगा इस डायरेक्शन में। मान लो ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, ये mg हो गया और इसमें नॉर्मल रिएक्शन n हो गया। सो जो n का वैल्यू है नॉर्मल रिएक्शन, दिस इज इक्वल टू mg और
मास हमारा 2.5 इंटू 10, इसका मतलब 25 न्यूटन हो गया। तो म्यू के इज इक्वल टू म्यू एफ के इज इक्वल टू म्यू के इंटू एन। तो मतलब देखो एफ माइनस ऑफ एफ के इज इक्वल टू एम इंटू ए, और फोर्स जो है 15 माइनस म्यू के इंटू एन इज इक्वल टू एम ए। 15 माइनस म्यू के इंटू 25 is equal to mass m 2.5 into acceleration a। अब एक्सेलरेशन निकालने के लिए एक और डेटा दे रखा है कि 5 सेकेंड टू स्लाइड थ्रू द फर्स्ट 10 मीटर। मतलब इनिशियल वेलोसिटी u 0 है तुम्हारा, s 10 मीटर हो गया, और t जो है 5 सेकेंड दे रखा है। तो अब हमारे पास इक्वेशन है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसमें हम लोग 10 इज इक्वल टू, है ना, 10 इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ इंटू ए इंटू 5 इंटू 5 कर लेंगे। सो ये देखो 20/25 इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ए, 2 इंटू 10 20 हो गया, और 5 5 25, ये एक्सेलरेशन ए हो गया। तो एक्सेलरेशन ए का जो वैल्यू है, सो इससे हमारा एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू 4/5 या 0.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, राइट। तो ये हमारा, ये तो फर्स्ट था, ये 2 हो गया, 3 हो गया। अब वैल्यू डाल देते हैं इसमें, मतलब 15 माइनस म्यू के, राइट, 15 माइनस म्यू के इंटू एन 25 is equal to 2.5 into 0.8. So 2.5 into 0.8 is 2. ठीक है, अब इसको हम लोग यूज करते हैं, तो 15 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 25 इज इक्वल टू म्यू के। तो 13 डिवाइडेड बाय 25 0.52। सो म्यू के इज इक्वल टू 0.52 हो गया। तो देखो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन 0.6 आया, और कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन 0.52 आया। सबको आया समझ में ये? Yes, sir. Yes, sir. चलो आज हम लोग यहाँ पे रुकेंगे, और 4 क्वेश्चन इसमें रह गया, और मेरे ख्याल से सर्कुलर मोशन में भी अराउंड 13 क्वेश्चन है। हाँ, हम लोग वेंसडे तक आराम से कर लेंगे। तुम्हारा डाउट भी न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का ले लेंगे, जिससे कि तुम्हारा यहाँ तक का पोर्शन पूरा अच्छे से कवर हो जाए, है ना। फिर तुम्हारे पास छुट्टियों में क्या रहेगा काम, कि अपना फ्रिक्शन का पूरा एचसी वर्मा खत्म करना, और सर्कुलर मोशन एचसी वर्मा खत्म करना। मतलब सर्कुलर मोशन तक तुम्हारा काम पूरा खत्म हो जाना चाहिए, पक्का हो जाना चाहिए। ठीक है बच्चों? Yes, sir. Yes. ठीक है, चलिए फिर आज के लिए इतना ही। और सबको समझ में आ रहा है ना बढ़िया से? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, चलिए बढ़िया, अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए, और इसको रिवाइज कर लीजिएगा क्लास के बाद, है ना। और कल मिलेंगे, कल इसके आगे करते हैं। ठीक है, बाय, टेक केयर।